हेलो स्टूडेंट्स। आज मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, और ऐसा एक्ट जो कि एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेता है और उसके बदले में उसे पे करता है। तो जब भी एक उपभोक्ता उन सर्विसेज के लिए पे करेगा तो उसके कुछ अधिकार दिए गए हैं उसे, ताकि किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस अगर हो तो उस कंडीशन में वो कॉम्पनसेशन के लिए अपील कर सके। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। जितने भी उपभोक्ता हैं जो कि किसी सर्विस को लेते हैं और उसके लिए पे करते हैं, इसमें हमने नर्सिंग सर्विसेज को क्यों जोड़ा या मेडिकल फील्ड को इसमें क्यों जोड़ा गया। आज के ज़माने में जब हॉस्पिटल्स एक मेडिकल फैसिलिटीज़ से ज़्यादा कई सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो पेशेंट मेडिकल सर्विसेज लेने के साथ साथ और भी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको वो लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बदले में उन इंस्टीट्यूशंस को या उन क्लिनिकल फैसिलिटीज़ जो उन्हें दी जा रही हैं उसके लिए पे करते हैं। इसलिए पेशेंट भी एज ए कंज्यूमर डील करता है, और इसीलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम मेडिकल फील्ड और नर्सिंग एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए ये टॉपिक हम देखते हैं किस तरह से इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं एक कंज्यूमर को मिलती है और किस तरह से वो किसी भी माल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस को लेकर अपील कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे कि कोपरा कहा जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन दिसंबर 1986। 1986 में संसद में ये पारित हुआ और एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1987, और 1 सितंबर 1987 को ये पूरी तरह से प्रभावी रूप से लागू किया गया। द एम ऑफ दिस एक्ट इज़ टू प्रोवाइड सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स। इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो है कि साधारण तौर पर और त्वरित रूप से या शीघ्र रूप से और इनएक्सपेंसिव, जिसमें कि बहुत खर्चा ना हो, ऐसी सर्विसेज उपभोक्ताओं को प्रोवाइड करवाई जाए रिलेटिंग टू माल प्रैक्टिस, जो कि सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा की हुई गलती का जो कॉम्पनसेशन है वो एक कंज्यूमर को मिल सके। ये इसका काम है। ए प्रपोजल टू ब्रिंग मेडिकल सर्विसेज अंडर दिस एक्ट वाज क्लियर्ड इन 1992। 1987 में तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सभी उपभोक्ताओं के लिए था, लेकिन मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत 1992 में इसको लागू किया गया। अंडर दिस एक्ट द स्टेटस ऑफ ए पेशेंट इज दैट of a consumer because the patient pays for the services। इस एक्ट के अंतर्गत पेशेंट्स जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं उनको इसके दायरे में इसलिए रखा गया है बिकॉज दे आर कंज्यूमर्स, वो भी उपभोक्ता हैं। द पेशेंट पेज फॉर द सर्विसेज। जो हॉस्पिटल्स के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, पेशेंट उसके लिए पे करता है, इसीलिए पेशेंट एक कंज्यूमर की तरह यहाँ पर काम करता है। A person who avail the facilities and care under government hospitals is not a consumer। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं, क्या उसमें भी एक पेशेंट अपील कर सकता है उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में अगर उनके द्वारा किसी तरह से माल प्रैक्टिस की गई हो, तो हम ये देखते हैं कि जो पर्सन फैसिलिटीज़ ले रहा है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंडर में वो केयर ले रहा है इज़ नॉट ए कंज्यूमर, उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल हैं वो किसी तरह का प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं या फिर उसके लिए आपको बहुत कुछ पे नहीं करना होता है, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप एज ए पेशेंट वहाँ कंज्यूमर नहीं कहे जा सकते। So the patient suffering from government hospitals can file a claim in civil court। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एक पेशेंट को सरकारी अस्पताल में ये फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन अगर किसी भी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के द्वारा कोई गलती की जाती है या माल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस दिखाया जाता है, तो एक पेशेंट सिविल कोर्ट में अपील कर सकता है उनके खिलाफ। लेकिन क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सरकारी संस्थाओं में काम नहीं करेगा। टाइम लिमिटेशंस, कितनी अवधि है जिसमें कि कंज्यूमर अपील कर सकता है। ए क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मस्ट बी फाइल्ड एट ए फोरम
within 3 years of the subject matter of complaint having arisen। जैसे ही एक पेशेंट के सामने कोई ऐसी समस्या आती है जो कि उसका अहित हुआ है और वो अपील करना चाहता है, तो उस प्रॉब्लम से लेकर 3 साल तक का क्राइटेरिया दिया गया है। वो अपनी संबंधित फॉर्म का मतलब है, यहाँ 3 तरह की फॉर्म होती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, जो कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल पर काम करती हैं। तो संबंधित फॉर्म में वो अपील कर सकता है। 3 ईयर का इसका क्राइटेरिया है। ए डिस्ट्रिक्ट फॉरम लिमिटेशन इज़ ऑफ 3 मंथ। लेकिन जब जिला स्तर की बात करें हम, जिला स्तर का कोई मैटर है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में मात्र कंप्लेंट के 3 मंथ तक ही उसको समय मिलेगा जिसमें कि वो अपील कर सकता है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी फॉरम है, किस किस लेवल पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की एजेंसीज़ हैं। 3 तरह का 3 टायर सिस्टम इसका बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फॉरम जिला स्तर की है, इसमें हम देखते हैं क्या हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर राज्य के द्वारा अपने सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट फॉरम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। इट हैज़ 3 मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में 3 सदस्य होते हैं। सबसे पहला सदस्य जो होता है इसमें क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जज। जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है उसके जो जज होते हैं वो इसमें प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। सेकंड जो मेंबर है इसमें, ए पर्सन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड कॉमर्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसको एजुकेशन का और कॉमर्शियल जो एस्पेक्ट हैं उनका अच्छा खासा अनुभव हो, वो सेकंड मेंबर होते हैं। एंड द थर्ड मेंबर इज़ ए लेडी, जो कि सोशल वर्कर हो, जिसने सामाजिक क्षेत्र में काम किया हुआ। डिस्ट्रिक्ट फॉरम डील्स विद द कॉम्पनसेशन क्लेम्स अप टू 5 लाख। अगर जिला स्तर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कोई कंज्यूमर अपील करता है तो उसका जो लिमिटेशंस होंगी वो 5 लाख रुपए तक का ही इसमें क्लेम कर सकता है डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। नेक्स्ट जो सुपरवाइजरी जो संस्था है वो इसकी स्टेट कमीशन है। इट इज़ एट स्टेट लेवल, इट इज़ 4 मेंबर्स। राज्य स्तर पर 4 मेंबर्स इस कमीशन में होते हैं। पहला जो मेंबर है, ए पर्सन हु इज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। एक व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जज रहे हों वो इसमें प्रेसिडेंट होते हैं। 2 पर्सन, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में 1 पर्सन था, यहाँ पर 2 लोग हैं जो कि किसी भी तरह से एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हों या एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े हुए हों, पर्याप्त नॉलेज रखते हों लॉ इंडस्ट्री, कानून की अच्छे से उन्हें जानकारी हो, एंड पब्लिक अफेयर, और पब्लिक अफेयर्स में भी वो डील करते हों। वो 2 लोग इसमें होंगे। एंड द 4th मेंबर इज़ ए फीमेल मेंबर एज सोशल वर्कर। यहाँ भी एक महिला होगी जो कि सामाजिक क्षेत्र में काम करती हूँ। स्टेट कमीशन डील्स विद द कॉम्पनसेशन क्लेम 5 लाख टू लेस देन 20 लाख। हमने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट फॉरम में 5 लाख तक का ही क्राइटेरिया है, लेकिन स्टेट जो कमीशन है ये 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख तक का क्लेम करने की एक कंज्यूमर को स्वतंत्रता देती है और अधिकार देती है। नेक्स्ट जो आती है नेशनल कमीशन है, ये पूरा आपके देश के लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है। इट इज़ सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। इंडिया की बात करें, न्यू दिल्ली में इसका कार्यालय है। एंड कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर। इसमें 5 सदस्य होते हैं। द फर्स्ट मेंबर इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और जो बाकी के जो 4 मेंबर होंगे उनमें इंडस्ट्री का उनको अच्छा खासा अनुभव हो, लॉ से जुड़े हुए हों, एडमिनिस्ट्रेशन उनने संभाला हुआ हो, और एक फ़ीमेल मेंबर जो कि सोशल वर्कर के तौर पर काम करती हो। ये नेशनल कमीशन के मेंबर्स हैं। ये 5 मेंबर नेशनल लेवल पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को डील करवाते हैं। नेशनल कमीशन डील्स विद द कॉम्पनसेशन अबाउट 20 लाख। 20 लाख से ऊपर की जो भी अपील है वो नेशनल कमीशन डील करेगा, और इसके ये मेंबर्स ये फैसला करेंगे कि कंज्यूमर को कितना फ़ायदा मिलना चाहिए, या जो जिस संस्था ने माल प्रैक्टिस दिखाई है कितना कॉम्पनसेशन उन्हें कंज्यूमर को देना है। नर्सिंग के अंतर्गत कॉमन लीगल हैजार्ड कौन कौन से हैं जिसमें कि एक कंज्यूमर अपील कर सकता है। मैनी हैजार्ड्स कैन बी फाउंड इन द एनवायरनमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे हैजार्ड्स या बहुत सारे ऐसे खतरे देखे जा सकते हैं जिनके लिए अपील की जा सकती है, सच एज जैसे कि उनमें स्लिपरी फ्लोर्स। फ्लोर कई बार स्लिपरी होते हैं, एक पेशेंट के लिए वो आसान नहीं होता है वहाँ चल पाना, इसकी वजह से वो गिर भी सकते हैं। एक्सीडेंटल और ट्रॉमा की कंडीशन उन्हें हो सकती है। फॉल्ट इक्विपमेंट, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ में या जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ में इक्विपमेंट यूज लिए जा रहे हैं वो इनएडिक्वेट हैं, सही वर्किंग कंडीशंस में नहीं है। इलेक्ट्रिक वायरिंग है,
वो सही ना हो। एब्सेंस ऑफ बेड साइड रेल्स व्हेन रिक्वायर्ड, जब एक पेशेंट को बेड साइड रेल्स की आवश्यकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट हो या फिर कन्वल्सिव पेशेंट हो, उनके लिए साइड रेल्स की आवश्यकता पड़ती है, और अगर वो ना हो तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर। एब्सेंस ऑफ रेलिंग ऑन स्टेयरवेज, सीढ़ियों पर रेलिंग नहीं लगी हुई हो तो भी आप एज ए कंज्यूमर अपील कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, वहाँ का जो दायरा है, जो फिजिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वहाँ पर कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस रखे हुए हों तो भी ये एक लीगल मैटर बनता है। और इनएडिक्वेट लाइटिंग, सही तरीके से लाइटिंग ना होना, वेल वेंटिलेटेड ना होना, इन सभी चीज़ों के लिए कंज्यूमर लीगली अपील कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। तो आज हमने देखा कि एक उपभोक्ता के लिए कितना अच्छी चीज़ है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग मानदेय कंपनसेशन के हिसाब से ये लेवल्स बनाए गए हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार डील कर सकता है और अपील कर सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।